जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, इस समय जो खबर आई वो अपने आप में गजब है, मजेदार है। मजेदार ये कि जिस तरीके से यूक्रेन वॉर शुरू तो किया और रशिया के साथ यूरोप जो है वो उलझ भी गया, लेकिन हालत इस समय पर सबसे ज्यादा अगर खराब है तो वो यूरोपियन यूनियन की है, नाटो की है। और नाटो में अमेरिका तो इस पूरे वॉर से एंजॉय कर रहा है, मजे ले रहा है, लेकिन जो इस समय पर बुरी तरीके से फंसा हुआ है वो है नाटो। और नाटो की ये जो घबराहट है रशिया से पंगा लेने वाली, वो सबके सामने इस समय पर आती जा रही है। एक खबर देखिए, खबर है वियन न्यूज वालों ने खबर छापी और खबर के अकॉर्डिंग नाटोज कंडीशन फॉर यूक्रेन मेंबरशिप हिंजेस ऑन टेरिटरी कंसेशन टू रशिया। ये इंपॉर्टेंट समझिए कि भाई आपकी जो मेंबरशिप है वो मिल जाएगी आपको नाटो के अंदर, बस शर्त एक है कि जो भी आपके पास टेरिटरी है वो उठा के रशिया को दे दो, जो वो रशिया मांगता है वो दे दो और कैसे भी करके लड़ाई शांत करो। मामला क्या है? स्टेन जेंसन ये वाले भाई साहब हैं। ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट ऑफिस ऑफ द नाटो सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। इन्होंने एक बोल्ड पर्सपेक्टिव रखा कि आई थिंक द सॉल्यूशन माइट बी फॉर यूक्रेन टू गिव अप टेरिटरी, ठीक है। जो भी आपका इस जो है कुछ एरिया तो आपको लूज करना पड़ेगा एंड गेट नाटो मेंबरशिप इन रिटर्न, यानी कुछ हिस्सा उठाकर रशिया को दे दो, पीस एस्टेब्लिश करो और उसके बाद नाटो के मेंबर बन जाओ। एट द सेम टाइम यूक्रेन मस्ट डिसाइड फॉर इटसेल्फ व्हेन, अंडर एंड व्हाट कंडीशंस इट वांट्स टू नेगोशिएट। ये ठीक है कि मतलब वार्डन गैंग न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर है, उसके अंदर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन अगर कैसे भी करके रशिया से दोस्ती कर लेता है, सिचुएशन जो है वो सबके सामने आ जाती है, कंफर्टेबल जोन में आ जाती है, लड़ाई खत्म हो जाती है, तो इसके बाद नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को मिल सकती है। स्टेप कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो क्या होता है, समथिंग इन बिटवीन द लाइन हमें देखना होता है। समथिंग इन बिटवीन द लाइन का मतलब ये होता है कि कुछ बीच का रास्ता हमारे को समझना होता है, देखना होता है, और यहीं से सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ती है। मामले को समझिए क्या है। मामला ये है कि असलियत में कुछ दिन पहले एक खबर आई, अप्रैल मई के आसपास की है। ये खबर थी हिंदुस्तान टाइम्स का, जो ये मतलब ये फोटो है हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपी, तो मैंने वहीं से ले ली। वर्ल्ड लीडर्स इग्नोर जेलेंस्की एट नाटो समिट। नाटो समिट में असलियत में जेलेंस्की शोर मचा रहा है लगातार कि मुझे नाटो मेंबरशिप दो, मुझे नाटो मेंबरशिप दो। अब सबको समझ में आ गया कि जो जेलेंस्की है ये मानने वाला नहीं है, इसको थोड़ा सा कैसे भी करके कंट्रोल करना पड़ेगा, सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन्होंने उठाकर उसे इग्नोर कर दिया कि भैया तू अपना काम कर, हमें दुखी मत कर, माफ कर, हमारे बस की तेरे को हैंडल करना नहीं है, चाहे तो कुछ भी कर ले, ठीक है। ये सिचुएशन सबके सामने आ गई। अब यहां जेलेंस्की को अलग थलग करने का सीधा मतलब यह है कि नाटो जेलेंस्की से अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन जेलेंस्की भी कम नहीं है। जेलेंस्की इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है कि बेटा तुमने मेरे को अलग थलग किया तो मैं भी तुम्हें बताता हूं। ऑब्वियस सी बात है, यहां देखिएगा यूक्रेन से लगातार मॉस्को पे हमले की खबरें आना शुरू हो जाती हैं अभी तक। अच्छा, और अमेरिका इस चीज को समझ रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो इस चीज को समझ रहा है कि उसके जो बाकी नाटो मेंबर्स हैं वो यूक्रेन से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अमेरिका के दोस्त, अमेरिका से मतलब नाटो में जो अमेरिका के दोस्त हैं वो यूक्रेन वॉर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो कैसे भी इग्नोर नहीं करना चाहो, वो मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को पकड़ा दिए कि ले भाई तू ले क्लस्टर बॉम्ब पकड़ा दिए। अब जैसे ही क्लस्टर बॉम्ब यूक्रेन को पकड़ाए, ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन के पास अब और ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। तो अब खबरें एकदम से आना शुरू होती है। जेलेंस्की कहता है कि बेटा तुमने मुझे इग्नोर किया ना, अभी रुको मैं बताता हूं। उठाकर रशिया के ऊपर मॉस्को पे हमले होना शुरू हो गए और ड्रोन सारे अब मॉस्को पहुंचने लग गए। यहां से लड़ाई एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंची। अब हालत यह है कि नाटो मेंबर्स को भी समझ में आ गया कि भैया इस पनौती को इग्नोर करने से तो फायदा नहीं है, कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाला जाए। अब उसके बाद यहां तक तो एक गेम था जो जेलेंस्की वाला था, लेकिन यहां असली खिलाड़ी पुतिन भी तो है
और जब आप पूरी सिचुएशन को डिसाइड कर रहे होते हो तो यू कांट इग्नोर पुतिन मेनली इन यूरोपियन मैटर्स। यूरोप के मामले में आप पुतिन को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे को अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा है खेल। प्रिगोजिन, सोच कर देखिए, पूरी दुनिया शोर मचा रही थी कि रशिया का सबसे बड़ा दोस्त, रशिया का जो खानसामा था यानी जो बावर्ची था, वो अब आर्मी खड़ी कर चुका है वेगनर ग्रुप, और वो वेगनर ग्रुप जो है मॉस्को पे चढ़ाई कर देता है। 24 घंटे का ड्रामा, वेगनर ग्रुप को क्या कर दिया गया एकदम से कि उसे हटा दिया गया और ये कहा भाग जाए यहां से, और पता लगा प्रिगोजिन गायब। अब जैसे ही प्रिगोजिन गायब, यानी ये एक रशिया का रेबेल प्रूव हो गया है, रशिया का रेबेलियन हो गया है या रेबेलियस ग्रुप हो चुका है। नतीजा उसका ये कि अब ये कहां मर्जी जाए, कहीं मर्जी जाए, कुछ भी करे, रशिया की इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब नाटो को इसकी ठंड लगना शुरू हुआ जब पता लगा ये पहुंचा बेलारूस। लुकाशेंको बेलारूस पहुंचा लुकाशेंको के पास, और बेलारूस पहुंचने के बाद सबसे पहले तो बेलारूस की जो आर्मी है उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया, और बेलारूस की आर्मी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ इसने एक खतरनाक काम और किया, और वो ये काम था कि भाई असलियत में जैसे ही बेलारूस यहां पर वेगनर ग्रुप मौजूद है, खबरें आने लगी कि अब पोलैंड को ठंड लग रही है। पोलैंड को ठंड लग रही है क्योंकि सुवाल्की गैप जो है इसके आसपास वो जो रशिया से वेगनर ग्रुप आया था, वो वेगनर ग्रुप जो है वो अब सुवाल्की गैप के आसपास घूम रहा है और वहां पर अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहा है। नतीजा क्या, पोलैंड को बेलारूसियन बॉर्डर के ऊपर 10,000 सोल्जर्स जो हैं वो अपॉइंट करने पड़े, साथ में अमेरिका को भी मजबूरी में यहां एक्टिव होना पड़ा। यहां हम भूल नहीं सकते कि पोलैंड जो है वो नाटो का मेंबर है, और नाटो किसी भी वॉर में अगर एक मेंबर भी उलझता है तो वन फॉर ऑल फॉर वन, ये प्रिंसिपल है, एक सबके लिए और सब एक के लिए आकर खड़े हो जाएंगे। यानी एक को सब के लिए जाकर खड़ा होना पड़ेगा और सब उस एक के लिए आकर खड़े हो जाएंगे। ये यहां पर पोलैंड और नाटो का मामला यहां पर दिखाई दे रहा है। अब पोलैंड के ऊपर हमला अगर वेगनर ग्रुप करता है, और वेगनर ग्रुप एक ऐसा रिबेलियस ग्रुप है जिसे रशिया ने डिसऑन कर दिया, रशिया ने साफ कह दिया ये मेरा है ही नहीं। नतीजा क्या कि अगर जिस तरीके से सोच कर देखिए, यही तो गेम यूक्रेन के अंदर रशिया वगैरह ने खेली है, यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने यही तो गेम खेली कि यूक्रेन नाटो मेंबर नहीं है, लेकिन नाटो ने खुलकर क्या किया, यूक्रेन को सपोर्ट किया, रशिया को यूक्रेन में उलझा दिया। अब रशिया ने एक बराबर चाल चली और वेगनर ऐसा ही एक ग्रुप खड़ा किया और बेलारूस के अंदर वेगनर ग्रुप को भेज दिया, और वेगनर ग्रुप एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे वहां अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है वैसे वैसे पोलैंड को यहां पर लड़ाई के अंदर उलझना पड़ेगा। लेकिन पूरा का पूरा नाटो, जैसे रशिया यूक्रेन के मामले में ये नहीं कह पा रहा था कि ये नाटो है, वैसे ही नाटो अब ये नहीं कह पाएगा कि वेगनर ग्रुप में रशिया है। अगर रशिया यहीं रुक जाता तो बात भी थी। अब रशिया ने एक गेम तो वहां पर बेलारूस के आसपास खेल दी कि भाई पोलैंड को ठंड लगने लग चुकी है और नाटो को डर लगने लग चुका है कि ना चाहते हुए भी उसे रशिया से सीधे भिड़ना पड़ेगा। और अभी तक रशिया भी यूक्रेन के साथ खेल खिलौने वाली लड़ाई लड़ रहा था कि कोई बात नहीं, एक खिलौना तूने मेरा तोड़ दिया, एक खिलौना मैंने तेरा तोड़ दिया, और असली हथियार तो आए ही नहीं थे। अब रशिया के असली हथियार, अगर नाटो ने रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करी तो रशिया को असली हथियार निकालने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं नाटो और रशिया आमने सामने आते हुए नजर आएंगे। बर्बाद तो होंगे, लेकिन अभी खेल बाकी है। रशिया ने एक गेम और खेला, और वो गेम ये था कि यहां ये नाइजर में कू डिटेट हो गया। नाइजर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एकदम से जो है वो सेना ने तख्ता पलट कर दिया। कैसे? यहां अगर आप देखें ये वाला मामला, यहां पर मोहम्मद बैज़ोम को हटाकर
और आर्मी ने अपना रूल डिक्लेयर कर दिया और साफ कह दिया कि भैया नाइजर जो है वो फ्रांस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है, और आर्मी ने वैगनर ग्रुप जो है उसको बुलाना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई आओ और हमारी मदद करो। अब आप कहोगे नाइजर के अंदर जो हुआ उसका रशिया से क्या लेना देना है, तो भाई सीधी सी बात है। सबसे पहली बात, नाइजर के अंदर जो भी मामला है, असलियत में अफ्रीका के कई सारे डिस्टर्ब्ड कंट्रीज के अंदर वैगनर ग्रुप मौजूद है और वो लड़ रहा है, रशिया की प्रॉक्सी आर्मी की तरह वहां पर खुलकर लड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, असलियत में समस्या क्या है, इससे अमेरिका, इससे यूरोपियन कंट्रीज को रशिया कैसे फंसाएगा वो देखो। फंसाएगा ऐसे कि यहां ये नाइजर है, नाइजर को फ्रांस ने एक तरीके से बाहर निकाल रखा है इकोनॉमिक कंट्री कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से, लेकिन साथ में माली और बुर्किना फासो को भी निकाल रखा है और यहां से गुइना को भी निकाल रखा है। तीनों के अंदर आर्मी रूल आ चुका है। आर्मी रूल आने की वजह से फ्रांस ने इनको इकोवास से बाहर निकाल दिया और साथ में सेनेगल, जाम्बिया, गुइना बिसाऊ, सेरा लियोने और उसके बाद लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ये सारे अभी भी इकोवास में हैं। अब कलेश क्या हुआ? कलेश ये हुआ, या यूं कहा गया कि अगर ये नाइजर, बुर्किना फासो, माली, अगर ये नाइजर में कू डिटेट नहीं रुकता या आर्मी जो है वो प्रेसिडेंट को दोबारा एस्टेब्लिश नहीं करती, तो सीधी बात है हम सब इस पे हमला कर देंगे। बड़ा जबरदस्त धमकी है। नाइजर कहता है ठीक है कोई बात नहीं। माली और बुर्किना फासो कहते हैं हम नाइजर के साथ है, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम एक बार हमला करके देखो, हम लड़ने को तैयार हैं। और गुइना भी कहीं ना कहीं कमोबेश इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। बस यही तो चाहिए था। अब असलियत में इकोवास और उसके रिबेलियस स्टेट्स आपस में लड़ेंगे और ये इकोवास और ये रिबेलियस स्टेट्स और सारे मिल के आपस में एक जगह पर इकट्ठे हो गए, यानी अब ये एक नया बैटल ग्राउंड क्रिएट हो गया। अब आप कहोगे इस बैटल ग्राउंड का क्या फायदा, ज्यादा से ज्यादा वैगनर लड़ेंगे। गलत। जो बैटल ग्राउंड होता है उसमें आर्म्ड फोर्सेस तो लड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोच कर देखिए यूरोप की आज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यूरोप की आज का सबसे बड़ा सरदर्द जो है वो है उसका रिफ्यूजी क्राइसिस, वो है उसका रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजी क्राइसिस इसका इतना जबरदस्त लेवल पर है, इतना ज्यादा है कि आज के दिन कभी पता लगा कि इमैनुअल मैक्रों के राज के अंदर सैमुअल पैटी की गर्दन कट रही है, कभी डेनमार्क और स्वीडन के अंदर वो क्या नाम है वो कुरान जलाई जा रही है, कभी एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी मुस्लिम्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक मैस क्रिएट है। उसके पीछे का बड़ा रीजन यहां पर ये है कि अफ्रीका, ईरान, इराक, सीरिया से बहुत सारे रिफ्यूजी और लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को से बहुत सारे रिफ्यूजी अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से यूरोप के अंदर एंटर कर रहे हैं। और आज के दिन यूरोप की सबसे बड़ी सरदर्दी जो है वो रिफ्यूजी क्राइसिस है। आज के दिन यूरोप की सबसे बड़ी सरदर्दी रिफ्यूजी क्राइसिस है। और आप सोच कर देखिए, अभी अगर मोटे तौर पर यूरोप में जो रिफ्यूजी पहुंच रहे हैं, अगर आप उनका मोटा मोटा एनालिसिस करो तो वो सोमालिया, इथोपिया, सूडान, एरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया से पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं नाइजर, चाड, नाइजीरिया, माली, मोरक्को और बुर्किना फासो, ये सारे के सारे शांत थे, यहां इन इलाकों से रिफ्यूजी नहीं जा रहे थे। लेकिन अभी इसको इस तरीके से देखेंगे आप कि अभी तक जितने भी रिफ्यूजी थे वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया और इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, इन देशों से यूरोप जा रहे थे। ये पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था।
लेकिन अब एकदम से जैसे ही नाइजर, माली, बुर्किना फासो ये सारे एकदम से लड़ने लगेंगे तो उसका सीधा डायरेक्ट असर कहो या सीधा असर ये होगा कि यहां पर भी वॉर जोन डिक्लेयर होने की वजह से यहां से भी अब लोग भागना शुरू करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे इलाके से जितने ज्यादा लोग भागेंगे वो सारे के सारे फ्रांस, क्योंकि यहां पर सबको फ्रेंच आती है तो सारे कहां भागेंगे? फ्रांस भागेंगे। एक नया रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा और यूरोप के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अलग ही लेवल पर यूरोप को क्रिटिसिज्म देखना पड़ेगा। यही एक कारण है कि नाटो के देश, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, इस टाइम पर एक अलग ही लेवल के प्रेशर में है रशिया के, कि रशिया को उन्होंने यूक्रेन में उलझाने की कोशिश करी। अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया से उलझा दिया। नाटो कंट्रीज में टेंशन क्रिएट हुई। उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया। यूक्रेन ने मॉस्को पे हमले किए। रशिया ने अलग ही लेवल पर इनको फंसा के खड़ा कर दिया कि तुम बाहर से मेरे देश में हमला करो, मैं तुम्हारे देश को अंदर से ही खोखला कर दूंगा और तुम्हारी पॉपुलेशन ना मेरे से डर के भागती फिरे तो गारंटी रही तो कहना। यहां पर यही हाल है और यही कारण है कि नाटो के जो हेड हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई मान जा, ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं कि भाई मान जा, लड़ाई बंद कर दे, जो हिस्सा रूस ने कब्जा लिया उसे कब्जा लेने दे, शांति कर ले, तेरे को नाटो में शामिल कर लेंगे। हालांकि इसमें बेनिफिट ये भी है कि मान लिया यूक्रेन के इस हिस्से पर कब्जा कर भी लिया, या रशिया क्या यहां तक कब्जा करके रशिया संतुष्ट हो जाएगा? क्योंकि रशिया का यही तो है कि यूक्रेन इज द टेरिटरी, या फिर यूं कहें बॉर्डर लाइन है। अगर यूक्रेन नाटो, मतलब साफ कह रहा है कि भैया नाटो अगर यूक्रेन के इस बॉर्डर पे आ गई तो रशिया का तो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ ही नहीं ना। रशिया क्या चाहता है? रशिया ये कह रहा है कि देखो भैया, रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मिखेल गालुजिन, इन्होंने साफ कहा है कि रेजोल्यूशन आउटलाइन, मतलब ये वो भी मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जो पीस है वो किस लेवल पर आएगी? अंडर न्यूट्रल होना चाहिए, नॉन ब्लॉक होना चाहिए, नॉन न्यूक्लियर स्टांस होना चाहिए। यानी यूक्रेन न्यूट्रल हो, यूक्रेन बिल्कुल न्यूट्रल हो, यानी यूक्रेन ना इधर का ना उधर का, कहीं का ना हो, मतलब वो रशिया और यूरोपियन यूनियन दोनों से इक्वल डिस्टेंस रखे। नॉन ब्लॉक, किसी मिलिट्री अलायंस में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। नॉन न्यूक्लियर स्टांस, यानी उसके पास कोई न्यूक्लियर नहीं, हथियार नहीं होंगे। उसी तरीके से टेरिटोरियल रियलिटीज के अकॉर्डिंग डीमिलिटराइजेशन, यानी वहां मिलिट्री नहीं होनी चाहिए। डीनाजिफिकेशन तो खैर एक, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ रशियन स्पीकिंग सिटीजन्स एंड नेशनल माइनॉरिटी, यानी रशियन बोलने वाले लोगों के राइट्स को सुरक्षित रखोगे तो ये लड़ाई शांत होगी, वरना नहीं होगी। शॉर्ट में ये यहाँ पर जो क्रक्स है वो ये, न्यूट्रल रहे, नॉन ब्लॉक, नॉन न्यूक्लियर, कि भैया देखो आप न्यूट्रल रहोगे, ना मेरी तरफ रहोगे ना उनकी तरफ रहोगे, नॉन ब्लॉक किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, और नॉन न्यूक्लियर कोई न्यूक्लियर पावर नहीं। अब नाटो अगर उसको ये कह रहा है कि तू शांति बनाए रख, हम तेरे को नाटो का मेंबर बना लेंगे, तो भी पीस नहीं होने वाली, क्योंकि रशिया साफ कह रहा है नॉन ब्लॉक, आप किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कि नाटो जो चाल थोड़ी बहुत बची खुची चलना चाहता है, रशिया ने उसे स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। अब बाकी आगे क्या होता है दोस्तों, वो तो देखो वक्त बताता है कि आगे सिचुएशन, या यूं कहें कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मामला इस समय पर फंसा हुआ है और रशिया, नाटो कैसे भी करके इस लड़ाई को, खासकर यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जो देश हैं वो इस लड़ाई को कैसे भी करके शांत करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के बाद रशिया भी इस लड़ाई को शांत करना चाहता है, क्योंकि रशिया जानता है कि अगली लड़ाई कहाँ लड़नी है, क्योंकि नए नए फ्रंट्स इस टाइम पर खुल रहे हैं और उन फ्रंट्स के ऊपर लड़ना इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही एक कारण है कि इस टाइम पर दोनों पक्ष शांति चाहते हैं, लेकिन शर्तें ऐसी हैं कोई मानने को तैयार नहीं है और शांति होती हुई नजर
नहीं आ रही। आगे वक्त बताएगा, अभी के लिए तो दोस्तों इतना ही। बाकी आगे आगे टॉपिक जैसे ही आता रहेगा मैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।